खुर्रम एजेंसी से इंतहाई अफसोसनाक खबर, जिसके सदर मकाम पारा चनार में 2 धमाके हुए, 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पहले धमाके के बाद लोग मदद के लिए जमा हुए तो दूसरा धमाका हो गया। पॉलिटिकल हुकाम ये बताते हैं धमाके तूरी बाजार में इफ्तारी की खरीदारी के वक्त किए गए। 70 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं धमाकों के नतीजे में। अली अफजल नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं, मुसलसल सूरत हाल से अभी आगाह कर रहे हैं। अली बताएगा कि अभी सूरत हाल क्या है, क्या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है? जी, अभी तक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 100 के लगभग जख्मी पारा चनार अस्पताल लाए गए हैं और एनिसाइडिन और अस्पताल जराये के मुताबिक 18 अफराद अब तक इन दवाओं के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। मजीद जो है जख्मी पारा चनार अस्पताल लाए जा रहे हैं। शहर में मुस्तकिल कबाइल ने एहतजाजी मुजाहरा भी शुरू कर दिया है, जो कि इन धमाकों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एहतजाज ये धमाके कैसे हुए। इसके खिलाफ मुजाहिरीन शहीद पार्क पारा चनार पहुंच गए हैं, जहां थोड़ी देर पहले जुम्मत अलविदा के हवाले से एहतजाजी रैली थी। अच्छा अली, ये भी कहिएगा सिक्योरिटी ज़राए या पॉलिटिकल हुकाम कुछ बताते हैं कि धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया या ये खुद कुछ धमाका था, गो के ये क़ब्ल अज़ वक्त है अभी कहना? इस हवाले से अब तक पॉलिटिकल इंतजामिया ने कोई तफसीलात जारी नहीं की है। ताहम जो पहला धमाका था उसकी आवाज़ 10 से 15 किलोमीटर के इलाकों में सुनी गई। इंतहाई जोरदार धमाका था जब लोग वहां पहुंचे। ये पहला धमाका उस वक्त हुआ जहां लोग खरीदारी कर रहे थे। यहाँ फ्रूट और सब्जी की दुकानें हैं, यहाँ पे मिठाइयों की भी स्टॉल। तमाम तर पॉलिटिकल इंतजामिया वहां पहुंच रही है, फोर्सेस पहुंच रही हैं। तो इन जख्मियों को, जो 100 के करीब जख्मी अफराद हैं, इनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए, और उस अस्पताल में भी आपने बताया कि इमरजेंसी नाफिज की गई है, इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं फौरी तौर पे? ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है और इस वक्त तक इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। शदीद जख्मियों की पेशावर मुंतकली के लिए भी इंतजाम की जा रहे हैं। ताहम हेलीकॉप्टर के हवाले से अब तक क्लियर नहीं है, ना इंतजामिया ने कुछ बताया है कि जख्मियों की पेशावर मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जा रहा है या एम्बुलेंसों के जरिए जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। एम्बुलेंसों के जरिए जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा और इसलिए हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। अली अफजल आगाह करते हुए एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि पारा चनार में तमाम तर जगहों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है, क्या कोई सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है? इस हवाले से क्या अपडेट कर सकेंगे आप? जहाँ पे धमाके हुए हैं वहाँ पे पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर के दस्ते पहुंच गए हैं, इलाके को क्लियर करा रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ भी आखिरी मराहिल में हैं। दूसरी जानिब कबाइल की जानिब से भी इन धमाकों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और मुश्तइल कबाइल जो है शहीद पार्क पारा चनार पहुंच गए हैं, जो कि इन वाक़यात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ऐनी शाहिदीन का कुछ इन दोनों धमाकों से मुताल्लिक बताना है, कैसे ये धमाके हुए, क्या उस वक्त बाजार में एक्टिविटी हो रही थी? शाहिदीन कह रहे थे कि वो वहाँ पे मसरूफ थे, ईद के लिए शॉपिंग कर रहे थे, अफ्तारी के लिए, कि इस दौरान ये धमाके हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी धमाका हुआ था रमजान मुबारक के मौका पर पारा चनार शहर में, वो भी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले हुआ था। वहाँ वो भी तकरीबन 2 धमाके हुए थे, एक के बाद दूसरे फिर धमाके, 2 धमाके, उसमें 50 से ज्यादा अपराध जो है वो जाँ बहक थे और 200 के लगभग जख्मी थे। आज के धमाके में भी 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और एनिसाइडिन के मुताबिक 18 अपराध अब तक जाँ बहक हैं और 20 से ज्यादा जख्मियों की हालत नाजुक है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि पहले धमाके की नौयत कम थी, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा धमाका हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, कुछ ऐसा बता रहा है वहाँ के लोगों का भी जो मौजूद थे उस वक्त? जी, दूसरी धमाके में इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है कि पहले धमाके के बाद लोग वहां पे पहुंचे इमदादी कार्रवाई के लिए, जख्मियों को उठा रहे थे, लाशों को वहां से उठा रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ तो जो लोग जख्मी थे
पहले धमाके में जो लोग जख्मी थे वो भी दूसरे धमाके में ज्यादातर वो लोग जान बहक हुए, और जो लोग इमदादी कार्रवाई में मसरूफ थे वो ज्यादातर दूसरे धमाके में जान बहक हो गए हैं, जबकि पहले धमाके में ज्यादातर वो लोग निशाना बने हैं जो अफ्तारी के लिए और ईद के लिए खरीदारी कर रहे थे, और ज्यादातर गरीब तबके के लोग जो है दोनों धमाकों में वो जान बहक और जख्मी हो गए हैं। अच्छा, जिस बाजार में ये धमाके हुए हैं उससे मुतालिक थोड़ा सा बताइए, उसका महल वक़ू क्या है? ये क्या गुंजान आबाद इलाका है, पारा चिनार के बीचों बीच ये बाजार है या हटके है आबादी से? पारा चिनार शहर का जो एंट्री पॉइंट है ईदगाह मार्केट, जहां पे इससे पहले भी 4 धमाके हुए हैं, बिल्कुल उससे सिर्फ चंद मीटर के फासले पर तूरी बाजार में ये 2 धमाके हुए हैं। एंट्री पॉइंट के करीब शहर का गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे काफी रश इस वजह से लगा रहता है कि इससे तकरीबन 20-30 मीटर के फासले पर शहर के इलाके रेड जोन है, वहाँ गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती, तो जहाँ पे धमाके हुए हैं यहाँ तक लोग गाड़ियों में दाखिल होते हैं, शहर में आकर अफ्तारी के लिए इसके लिए खरीदारी करते हैं। तो इस वजह से दहशतगर्द यहाँ आसानी से पैदल या गाड़ी में पहुंचने में कामयाब हुआ है और 2 धमाके किए हैं। अच्छा अली अफजल, क्या ऐसी भी तला है, आप अगर हमें बता सकें इलाके के महल वक़ू के बारे में, कि बस टर्मिनल भी यहाँ पर इस बाजार के करीब है जहाँ से लोग अपने शहरों को रवाना होने के लिए तैयार थे? जी, ये जो धमाके हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ देहाती इलाके जो हैं, करमान और मुल्हिका इलाके, और उसका बस अड्डा भी यहाँ पर भी है, शिबलान करमान। तो लोग जो है वो खरीदारी करने के बाद अपने गाड़ियों में जाते थे, यहाँ से फिर अपने गांव देहातों में जाना था, तो इस दौरान ये धमाका हुआ है, इस वजह से भी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, इंतहाई रश की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये भी कहिएगा, जिस बाजार में तूरी बाजार में धमाका हुआ है, क्या वहाँ गाड़ियों के जरिए भी रोड चौड़ी है या फिर बहुत ही नैरो है रोड के, लोग पैदल चल के ही खरीदारी करते हैं, या फिर जैसे हम जो मनाजिर देख रहे हैं वो शायद थोड़ी दूर के देख रहे हैं तूरी बाजार से, तो ये भी थोड़ा सा बताइए। शहर के अंदर ये वाहिद इलाका है जहाँ पे डबल रोड इस्तेमाल होता है, रोड डबल है लेकिन रश इंतहाई ज्यादा होता है, और खासकर जहाँ पे धमाका हुआ है यहाँ पे सब्जी फरोश और मेवा फरोश यहाँ पे मौजूद है, जो कि मेवे और सब्जी पे रुख करते हैं, और ईद के लिए लोग मिठाइयों के स्टॉल भी लोगों ने लगाए थे, इस वजह से भी ज्यादा रश था और ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द जिन्होंने ये धमाके किए हैं वो पैदल चल के यहाँ तक पहुँच सकते थे, क्योंकि 10 किलोमीटर बाद फिर रेड जोन शुरू हो रहा है और वहाँ फिर चेकिंग ज़्यादा है, सिक्योरिटी सख्त है, कुछ ऐसा है? तकरीबन 30 से 40 मीटर या 50 मीटर के फासले पर रेड जोन शुरू होता है, वहाँ पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बंद है, दाखिल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ये 2 महीने से ज्यादा अरसा हुआ, अभी तक मकामी सहाफियों को भी किसी किस्म पास रेड जोन के लिए इशू नहीं की गई, कोई सहाफी भी अभी तक रेड जोन में गाड़ी के साथ दाखिल नहीं हुआ है, सख्ती है वहाँ पे। लेकिन रेड जोन के बाहर ये जो धमाका हुआ है यहाँ तक पहले लोग आते थे गाड़ियों के साथ, और यहाँ भी चेकिंग होती है, लीव पोर्ट से एहलकार भी चेकिंग करते हैं, और शहर के अतराफ में एक तो 24 किलोमीटर खंदक खोदी गई है फोर्सेस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कि जो गैर कानूनी रास्ते हैं, जो मुतबादिल रास्ते हैं, वो कोई इस्तेमाल ना करे। दाखिल होने के लिए सिर्फ वो रास्ते इस्तेमाल किए जाएं जहां फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, तलाशी ली जाती है, शिनाख्ती कार्ड लोगों की चेक किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुआ है और 2 धमाके आज किए हैं दहशतगर्द ने। अली अफजल, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाजरीन को अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पारा चिनार कुरम एजेंसी का सदर मकाम, जहां पर यके बाद गिरे 2 धमाके हुए, जिनके नतीजे में अब तक 18 अफराद जाँ बहक, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 20 की हालत इंतहाई तशवीशनाक पता चल रही है। पारा चिनार में जो तमाम अस्पताल हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अपडेट यही सामने आ रही है कि इन अस्पतालों में सहूलियात मैसर नहीं है कि इन तमाम जख्मियों को यहाँ पर मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की
जा सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए इन जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जाए। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी हुकाम और पॉलिटिकल इंतजामिया भी मुतहर्रिक नजर आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त किया जा रहा है। कुछ देर पहले पारा चनार से एमएन ने साजिद तूरी ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि अभी तक 15 लोगों की शहादत की इत्तलात है। पहले कम शिद्दत का धमाका हुआ, लोग जमा हुए और फिर उसके बाद दूसरा धमाका हो गया। जहां धमाका हुआ वो बहुत रश वाला इलाका है। साजिद तूरी ने यह भी बताया ये दहशतगर्द कार्रवाई खुदकुश हमला हो सकती है। उन्होंने ये शुबा भी जाहिर किया। साजिद तूरी एमएनए इसी इलाके से जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे और उन्होंने भी इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत रश का इलाका है। आम तौर पर भी यहाँ पर आज यकीनन ईद की छुट्टियों की वजह से लोग खरीदारी की गर्ज से ज़्यादा जमा हैं, लेकिन वो यहाँ पर आम दिनों के लिए भी बताते हैं कि बहुत रश होता है। बहुत काफ़ी बिजी इलाका है, बहुत ज़्यादा चौक है तूरी मार्केट में। और जो मुझे पता है पहले धमाके में पहले छोटा धमाका हुआ उसमें मतलब इतने लोग मतलब शहीद नहीं हुए थे, मतलब काफी मतलब कम नुकसान हुआ था। जब दूसरा धमाका हुआ तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत ज्यादा लोग शहीद हो चुके होंगे और साथ ही जख्म का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो मतलब जिस तरह मतलब पहले होता था पूरी मतलब सराउंडिंग एरिया में चेक पोस्ट लगे हुए हैं और मतलब पारा चनार सिटी मतलब पंजाबी बाजार, कुर्मी बाजार और इस तरह इमाम बारगाह के साथ ये सारा इलाका जो है रेड जोन इन्होंने बनाया आर्मी वालों ने। ये रेड जोन से थोड़ा बाहर है और यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी तो मतलब अगर मैं समझू तो मतलब इन्होंने तो काफी मतलब टाइट रखी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुदकश मतलब है उसमें कामयाब हो गए। मुझे एक शॉपकीपर ने फोन किया था कि एक बंदे का सर जो है ना मेरे दुकान के सामने पड़ा है, तकरीबन ही यहाँ से कोई होगा 30-40 गज आगे मतलब है कि वहाँ पे गिर गया है, तो जाहिर बात है खुदकश होगा। पारा चनार में तूरी बाजार में 2 धमाके हुए, यके बाद दीगरे 2 धमाके। इसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी तक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 10 से 15 किलोमीटर तक इन दोनों धमाकों की आवाज़ सुनी गई। लोग ख़रीदारी कर रहे थे। जिस दौरान पहला धमाका हुआ उसकी नौयत कुछ कम थी और जब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मज़ीद लोग वहाँ पर पहुँचे, रश हुआ, तो दूसरा धमाका हो गया। इसके नतीजे में ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, ज़ख्मी भी ज़्यादा हुए। लोग हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को पेशावर मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाक आर्मी और एफसी के दस्ते इलाके में मौजूद हैं। इलाके को क्लियर किया जा रहा है, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि गुज़श्ता साल भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही यहाँ धमाके हुए थे और यही तरीका इख्तियार किया गया था दहशतगर्दों की तरफ से। आज फिर 2 धमाके हुए पारा चनार में, जिसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 18 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इस धमाके की सूरत हाल के नतीजे में आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और इससे पहले कोयटा में आईजी ऑफिस के करीब धमाका हुआ, जहां मशकूक गाड़ी रोकने पर हमलावर ने धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में 7 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। 21 अफराद जख्मी हुए, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके में शहीद अफराद के अहल खाना गम से निढाल है। धमाका खुदकुश था। 75 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में यह बताया गया है बम में बॉल बेरिंग और नट बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है। कोयटा आज दहशतगर्दी का निशाना बना। शहर के वस्ती इलाके में गुलिस्तान रोड पर आईजी पुलिस के दफ्तर के करीब सुबह तकरीबन 9 बजे धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद नौयत का था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से मौके पर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की जद में आकर 6 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। 21 जख्मी हुए, जिनमें से 10 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पतालों से फारिग कर दिया गया। जख्मियों में भी मुतादिद अफराद पुलिस एहलकार हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था, जिसमें मुबैना तौर पर एक खुदकुश हमला आवर भी मौजूद था। पुलिस एहलकारों ने मशकूक समझकर कार को रोका तो इसमें मौजूद हमला आवर ने खुद को आईजी ऑफिस के करीब धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमला आवर के जिस्म के अज़ा इकट्ठे किए जा रहे हैं। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम ने धमाके के मुकाम का दौरा किया। उधर DIG अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि CCTV कैमरों के जरिए धमाके की जगह को चेक किया जा रहा है। हमलावर का हदफ क्या था, ये कहना अभी कबलज़ वक्त होगा। एक गाड़ी यहाँ आई जिसको रोका गया। पुलिस ने अपनी एक जो IG ऑफिस के सामने हमारी जो सिक्योरिटी लगी है
वहाँ से ये टर्न होके तो मिशन रोड की तरफ आई, वहाँ एक पोस्ट थी, उन्होंने उसको इशारा किया तो उस पे वहीं इसका वो धमाका हो गया। ये पता नहीं उसने जाना किधर था। ये रश वाली रोड है, यहाँ स्कूल कॉलेज भी हैं, दफातर भी हैं, बहुत सारे बेशुमार लोग आपके सामने हैं। कोई यहाँ मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पोश इलाका ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है यहाँ तो। लेकिन ये अभी टाइम मूवमेंट का अभी नहीं था तो इसलिए अभी हम टारगेट के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में। धमाके में जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, तहम अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कमिश्नर कोयटा अमजद अली खान और DIG अब्दुल रज़ाक चीमा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। IG पुलिस के दफ्तर के करीब दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े में 13 जानें चली गई। सानहे के बाद जाँ बहक अफराद के वर्सा अस्पताल में अपने प्यारों को याद करके रोते रहे। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे राशिद सईद। कोयटा के गुलिस्तान रोड पर IG पुलिस के दफ्तर के करीब हुए दहशतगर्दी के वाक़े ने शहर भर को तो दुखी किया ही, मगर उनके लवाकीन पर तो जैसे क़यामत ही गुजर गई। गम से निढाल लवाकीन अफसोसनाक खबर सुनकर कसमा पुरसी की हालत में सिविल अस्पताल पहुंचे। कोई जान से प्यारे और बुढ़ापे के सहारे बेटे से महरूम हुआ तो कोई बहन अपनी आंखों के तारे भाई से और कोई भरी दुनिया में बाप के वाहिद सहारे से। सबका गम एक ही था कि दहशतगर्दी के इस अलमनाक वाक़े में उनके प्यारे उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। उनमें एक जवासाल पुलिस एहलकार की मां की दुहाइयों ने तो सबको दुखी कर दिया। उसने अपने प्यारे बेटे की शिनाख्त उसके हाथ पर बंधे तावीज से की। बोलते हैं कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए, जब हमने उसके बाजू में देखा ये निकल आया मेरे बच्चे का तवीज। पुलिस एहलकारों के अलावा कुछ जाँ बहक अफराद के अहल खाना भी धमाके के मकाम पर पहुंचे, जहां क़यामत का मंजर था। तबाहाल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें धमाके की शिद्दत को जाहिर कर रही थीं। जाए हादसा पर पुलिस एहलकारों का असलहा और दीगर अशिया भी जा बजा बिखरी पड़ी थीं। पाराचनार और कोयटा में होने वाले अफसोसनाक धमाकों की तफसीलात से हम आपको मुसलसल जियो न्यूज़ में भी अपडेट करते रहेंगे। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारी वेबसाइट www.geo.tv भी विजिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पनामा केस JIT का जिक्र करते हैं। साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक दस्तावेजात से भरे ब्रीफ केसेस के साथ पनामा JIT में पेश हो गए। पेशी के मौके पर गुफ्तगू में रहमान मलिक ने कहा कि उन्होंने बतौर एडिशनल डायरेक्टर FIA अपनी तमाम तफ्तीशी रिपोर्ट्स की तस्दीक कर दी है। उन्हीं की रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल है। आज भी सारा केस उसी के मरहूने मिन्नत है। PTI जिस पेज पर कामयाबी के नारे लगा रही है वो रहमान मलिक ने ही तैयार की है। JIT में पेशी के बाद गुफ्तगू में ऑफशोर कंपनी बनाने के सवाल पर रहमान मलिक गुस्से में आ गए। रहमान मलिक ने कहा पनामा पेपर्स में मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। उनका कहना था कि मेरी ऑफशोर कंपनी गोल्ड स्टार लैटवियन कंपनी है। आइंदा ऐसा सवाल हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पनामा पे बनाई जाने वाली JIT है। आज जब पेश हुए इस JIT के सामने पनामा में आपका भी नाम है ऑफशोर कंपनी। मैं जब आप बड़े परेशान थे तो मुझे पता था आपने मुझे क्या सवाल करना है। मैं कह रहा हूँ आप ढूंढ के ले आएँ और मुझे सियासत से बाहर कर दें। मैंने कहा अगर मेरा नाम हो ऑफशोर कंपनी में तो मैं रिज़ाइन करके घर जाके खेत जाके चलाऊंगा ट्रैक्टर। जो समझदार लोग हैं ना आपकी तरह वो जाते हैं रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। ICIJ में जाके देखें 0 रिजल्ट है। जो कंपनी मेरे नाम लग रही है अब गोल्ड स्टार की है, वो लैटवियन कंपनी है। और अब मुझे अगर किसी ने सवाल किया सॉरी टू से फिर मैं कोर्ट में लेके जाऊँगा। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि JIT का रहमान मलिक से करप्शन के सबूत के लिए मदद मांगना क़यामत की निशानी है। लाहौर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि JIT के इस इक़दाम को पूरी कौम को इस्तक़बाल का वर्द करना चाहिए। उनका कहना था कि खतरा है कि JIT अपने ऐसे अमल से मुल्क को किसी हादसे से दो चार न कर दे। करप्शन के सबूत के लिए साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक से मदद तलब करना क़यामत की निशानी है। और अहम खबर यह कि चेयरमैन FBI डॉक्टर इरशाद ने कहा है कि JIT ने जो रिकॉर्ड मांगा था सारा दे दिया। JIT से कभी भी कुछ नहीं छुपाया। JIT को शरीफ खानदान का 1980 से अब तक का रिकॉर्ड दे दिया है। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा JIT को कौन सा रिकॉर्ड नहीं दिया। शरीफ खानदान के रिकॉर्ड में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। कानून के मुताबिक वेल्थ स्टेटमेंट हर साल फाइल करना जरूरी था। JIT ने जिस साल की वेल्थ स्टेटमेंट मांगी उस साल की नहीं है।
अभी जिक्र के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर कल JIT में पेश होंगे। वो उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गए। JIT ने मोहम्मद सफदर की पेशी की तारीख में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कोयटा में फर्ज की अदायगी के दौरान ट्रैफिक एहलकार दिन दहाड़े कुचला गया। ताकतवर मुल्जिम के आगे पुलिस भी अंधी बन गई है। गाड़ी MPA बलोचिस्तान अब्दुल मजीद अचकजई की थी। पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ काट दिया गया। MPA की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक कानून की धज्जियां बिखेरने वाला ताकत के नशे में चूर, दूसरा कानून का रखवाला फराइज की अंजामदही पर मामूर। कोयटा में दिन दहाड़े ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गाड़ी तले कुचलने के वाक़ये ने कई सवालात खड़े कर दिए। वीडियो में इस सफेद गाड़ी की जद में नजर आने वाला ट्रैफिक सार्जेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अताउल्लाह है, जिसे कोयटा के GPO चौक पर बेदर्दी से कुचल दिया गया। इसे जिस गाड़ी ने कुचला वो गाड़ी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रुकने बलोचिस्तान असेंबली डॉक्टर अब्दुल मजीद खान अचकजई की है। पुलिस ने पहले ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में लेने का दावा किया, फिर मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ड्राइवर पकड़ा गया तो मालूम शख्स नामालूम कैसे हो गया। वाकये के असल जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने के बजाय उन्हें ढील क्यों दी गई? गाड़ी चला कौन रहा था? पुलिस ने ड्राइवर की शनाख्त जानने की कोशिश नहीं की या शनाख्त जानबूझकर छुपाई गई? इस कत्ल को नामालूम अफराद के सर डाला जा रहा है या पुलिस पर इस मुतालिक कोई दबाव है? अगर गाड़ी के असल मालिक पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रुकने बलोचिस्तान असेंबली डॉक्टर अब्दुल मजीद खान अचकजई हैं, तो वो कहाँ हैं? उनसे पूछगछ क्यों नहीं की गई? उनका बयान सामने क्यों नहीं आया? उनकी खामोशी ने इस मामले पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। ट्रैफिक सार्जेंट्स के जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात की जा रही है। SSP ट्रैफिक नज़ीर कुर्द का ये बताना है। अभी बताएं कि इसी तमाम तर सूरत हाल पर पश्तूनख्वा मैप के रुकने कौमी असम्बली सरदार मजीद खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मजीद खान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जो भी इस फुटेज को देखने की हमें तो हिम्मत नहीं है, यकीनन आप हमें कुछ बता सकें कि आप इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जब आपकी गाड़ी के साथ ये हादसा रूनुमा हुआ? बीबी देखिए, आप जिस वाक़ये को जिस तरह से दिखा रहे, अफसोस कैसे नहीं होगा। मतलब एक कांस्टेबल जो हार्डली उसकी तनख्वाह 20 से 22 हजार रुपया होगी और वो दूसरे सूबे से आया है और हमारे सूबे में ड्यूटी दे रहे हैं, उसके साथ वाक़या हुआ है, उसके बच्चे भी हैं और सब कुछ भी है और ऐसा वाक़या हो गया। और उस पर मैं ये कहूँ कि मतलब मैं अपने आप को बरीउल इल्जाम ठहराना चाहता हूँ और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारे सूबे में जो असेंबली का मेंबर बन जाता है वो इतना बड़ा आदमी है कि वो कानून से ऊपर रहे और उससे मतलब कानून की गिरफ्त से वो बाला है। ये न पंजाब, ये न सिंध है, न ये दूसरे सूबे हैं। यहाँ हमारे सूबे में पश्तून बलोच सूबे में रिवायात हैं। एक वाकया बुरा वाकया हुआ है और मैंने कहा कि गाड़ी मेरी है, अभी आप और लोग डिटेल्स में ना जाए, इसको मैं ओन करता हूँ। एनी कोर्ट ऑफ लॉ आई एम रेडी फॉर इट। किसी भी शरई तौर पर इसका कोई फैसला है, कोई देयत है, कोई भी तरीका है। इवन अगर आप कहते हैं कि एक एक्सीडेंट पे एक बंदे को जेल जाना है, फॉर दैट आई एम रेडी। अगर आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में एक्सीडेंट के केस में तो इससे बड़ी सजा जो है, जो बंदा एडमिट कर रहा है कि बुरा काम हुआ है, मेरी गाड़ी की वजह से हुआ है और मैं इसकी अजाले के लिए हर किस्म से तैयार हूँ। ना उस बंदे को हम जानते थे, ना वो हमें जानता है। अभी मैं अपने एक गरीब ड्राइवर को या किसी और गरीब साथी को या किसी अपने गार्ड वालों को इसमें मुलवस कर दूं, मैं खुद ओन कर रहा हूँ कि बस ये सारे वाक़े का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि गाड़ी आप ही ड्राइव कर रहे थे, इसका मतलब ये है? और क्योंकि ये जो हम मनाजिर देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट के पास इस किस्म की कोई फुटेज नहीं है। नहीं, ये आपकी गाड़ी देखें, हम एक चीज आपके तो साथ जो सवाल कर रहे हैं वो फुटेज पे, वीडियो पे नहीं कर रहे हैं। हम आपका अपना जो आप खुद सच हमें बताना चाह रहे हैं उसके वो जानना चाह रहे हैं। से पहले मुझ पे गवाही दे दी है ना कि मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं, हमारी गवाही तो नहीं, आपने खुद ये कह दिया ना सर। बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि गलती हुई है और एक ऐसी गलती है कि जान चली गई, इसमें बहुत बड़ी गलती है। आप कह रहे हैं कि ये हुई है, ये ठीक है, का मुस्तकबिल तबाह हुआ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, एक चीज हमें जिस बात पे हैरानी हो रही है ना सर, आप खुद अंदाजा लगाए, मैं इसको
इसके लिए क्या वाकई एक इंसान मुसलमान को छोड़े एक इंसान इसको जस्टिफाई कर सकता है इतने बड़े वाकये को? अच्छा, सिर्फ हैरानी इस चीज पे है कि गाड़ी, आपने तो कह दिया कि ये बड़ा हादसा हुआ और आप जिम्मेदार हैं इसके, लेकिन वो सामने खड़ा हुआ है ट्रैफिक सार्जेंट और गाड़ी सीधी उसको हिट करती है। ड्राइवर जो भी था, आप थे या आपका कोई ड्राइवर था, उसने देखा नहीं कि ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ है। ये बहुत ज्यादा हैरानी और परेशानी हो रही है हमें कल से फुटेज देख के। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये रोजा खोलने से 10 मिनट से पहले का वाकया है, ठीक है जी, वो भी ड्यूटी पे जो मौजूद है शख्स, यकीनन उसका भी रोजा होगा सर। गाड़ियां निकली असेंबली की, इस चौक पे रश ज्यादा नहीं होता है, मतलब रोजा खोलने के टाइम तो जरूर रश होगा। ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सार्जेंट जो है वो मजीद अचकज़ई साहब, आप जो कह रहे हैं हम वो समझ रहे हैं। कह रहा हूँ, देखिए सार्जेंट जो है वो शहीद हो गया है। अभी इसमें इस डिटेल में हमने जानी ही नहीं है। नहीं, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि सार्जेंट क्या नजर नहीं आया गाड़ी ड्राइव करने वाले को? नहीं, कसूर तो आप अपना मान रहे हैं सर, लेकिन बात ये कि वो खड़ा हुआ, अगर वो अचानक आ जाता ना फिर भी कोई बात समझ में आती है कि हादसा हो गया। वो खड़ा हुआ है, काफी देर से खड़ा है, क्या कोई मतलब आंखें बंद करके चला रहा था? ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। गाड़ियां सामने से जा रही है, वो खड़ा हुआ है मुसलसल वहीं और उसको हिट किया। कैसे बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे खड़ा था और उससे पहले वो किसी और जगह? जनाब आली देख रहे हैं ना हम, आप भी देखें फुटेज, हम देख रहे हैं बहुत दूर से गाड़ी आ रही है और वो खड़ा हुआ है बीचों बीच, बेचारा अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है, चाहे इफ्तारी का वक्त है। आप भी देखिए जियो न्यूज, आपको नजर आएगी फुटेज जी, आप भी फुटेज देखिए जियो न्यूज पर, आपको नजर आएगी। वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है, बीचों बीच खड़ा हुआ। मेरे भाई, जो एक जिम्मेवारी के हिस्से से जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई कानूनी, कोई शरई, कोई उसके लिए आई एम रेडी फॉर दैट। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बात कंफर्म हो गई कि आगे चलकर किसी ड्राइवर, किसी गार्ड के नाम ये मुकदमा नहीं होगा। अगर होता है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप ही ये चला रहे थे गाड़ी, आप ही से हिट हुआ है, क्योंकि आगे चलकर ये हो सकता है कि किसी ड्राइवर के नाम, किसी गार्ड के नाम, किसी और शख्स के नाम ये मुकदमा दर्ज हो, उसको पेशियां भुगतना पड़े। आप ये यहाँ पर जियो न्यूज पर कह रहे हैं कि आप ही गाड़ी चला रहे थे, आप ही जिम्मेदार थे, हादसा हो गया। आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी गाड़ी चला रहा था, मैं अभी, आप कहते हैं कि मैं वाकये को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करें तो ये मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा? इस शख्स की हलाकत का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा? अब्दुल मजीद अचकज़ई साहब, वाकया हुआ है तो वाकया हुआ है। अगर आप कहते मैं ड्राइव कर रहा तो मैं ड्राइव करता, दैट्स ऑल। जी अब्दुल मजीद साहब, मुझे बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दीजिएगा प्लीज कि आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, आप कहते हैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो फिर ये मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा इस पुलिस वाले की हलाकत का? आप जो वाले मेरे खिलाफ चला दे बस। हम आपके खिलाफ क्यों चलाएंगे? आपके खिलाफ आप ये बता दीजिए कि आपके ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगा या आपके खिलाफ दर्ज होगा, किसके खिलाफ दर्ज होगा, ये बता दें आप। हम क्यों चलाएंगे आपके खिलाफ? एक शख्स की जान चली गई है जनाब, जो अपनी ड्यूटी पे मौजूद था, जिसको आपकी गाड़ी ने हिट किया है दिन दहाड़े। आप कह रहे हैं रोजे के वक्त रश था और उसका भी रोजा ही था। उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे बीबी। सर ले रहे हैं ना आप, बिल्कुल ठीक है आप ले रहे हैं, लेकिन आगे का मामला भी तो है ना। जिम्मेदारी लेने के बाद मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग बच जाया करते हैं इस तरह करके। देखिए वारिस जो इस खानदान के जो वारिसीन है, अभी आपने बात की कि ये कोई सिंध नहीं है, ये पंजाब नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान है, यहाँ रवायात है, यहाँ पर हम सब चीजों का ख्याल करते हैं, तो आप माने कि आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज होगा उसके लिए आप हाजिर हैं? मतलब बीबी, आपके ख्याल में जो मैं आपको बता रहा हूँ एक पठान की हैसियत से, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके खानदान ने मेरा नाम नॉमिनेट किया, आई एम रेडी फॉर इट। अगर पुलिस ने मेरा नाम नॉमिनेट किया, आई एम रेडी फॉर इट। किसी कोर्ट ने नॉमिनेट किया, आई एम रेडी। अगर आपके जियो चैनल वाले जो बड़े तेज है, अगर वो नॉमिनेट फॉर दैट, हम आपका मौक़िफ़ चला रहे हैं जनाब। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, आपने जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था उससे पूछा कि भाई तुम सोच क्या रहे थे, क्या समझ के गाड़ी चला रहे थे, क्या देख रहे थे उस वक्त, ध्यान किधर था? क्योंकि ये सवाल घूम रहा है हमारे जहनों में कि कैसे हिट कर दिया। सवालें बहुत घूमती है। मतलब 5 दिन पहले लमो चौक पे 2 भाइयों को मारा गया, आज तो हमारे शहर में 17 लोगों को शहीद किया गया, 20 को जख्मी किया गया। सवाले तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक शरीफ आदमी जो आपको कह रहे हैं कि मैं एडमिट कर रहा हूं कि आई विल फेस एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। अच्छा अब्दुल मजीद अचकज़ई साहब, एक बार हम चाहेंगे कि आप खुद ये सारा वाकया नाज़रीन को बताएं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हम कुछ और बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप खुद हमें बताएं। क्या बताऊं बीबी, मतलब
آپ کا روزہ ہے نہیں ہے؟ مطلب الحمدللہ میرا روزہ ہے، مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا موقف سنا جائے، آپ خود بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ ابھی جو میں 10 منٹ سے آپ کے ساتھ بول رہا تھا، میں کیا بول رہا تھا؟ اچھا وہ پھر آپ نے سوالوں کا، وہی بات ہے، سوالوں کا جواب نہیں مل رہا نا کہ وہ کیسے ہو گیا، ہٹ کیسے کر دیا؟ بہت دور سے آ رہا ہے چلاتا ہوا وہ، اور دیکھیں بہت دور سے آ رہا ہے، فوٹیج ہے، فلانا ہے، یہ تو ان کے وائرس جو ہے وہ مقدمہ درج کریں گے عدالت نے۔ مجھے اگر ان کے وارث کمزور ہیں اور وہ نہیں ہے، جس کو نامنیٹ کیا وہ جواب دے دے گا۔ ابھی جو ٹی وی پہ نامنیشن تو نہیں ہو رہی ہے نا، میں نے ایک شریف آدمی کی حیثیت سے آپ کو جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کون ڈرائیو کر رہا تھا سر؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کون ڈرائیو کر رہا تھا؟ کیونکہ آپ کی گاڑی ہے، آپ کو پتا ہوگا کوئی ڈرائیور تھا، کون تھا؟ جو جی والوں نے پسند کیا ہے وہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی جناب؟ بہت شکریہ آپ کا عبد المجید اچکزئی، ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ کا موقف صحیح طور پر پیش کیا جا سکے، لیکن آپ کچھ طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم غلط رپورٹ کریں، حالانکہ یہ مناظر خود اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں کہ کس بے دردی سے یہ گاڑی دور سے آ رہی ہے اور ایک پولیس والا جو کہ اپنی ڈیوٹی کے اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے کھڑا ہے، اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ جاں بر نہیں ہو پاتا۔ اور اب جو مقدمہ درج کیا گیا وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا ہے، جس کی ذمہ داری آپ قبول کر رہے ہیں، آپ کے خلاف وہ مقدمہ درج نہیں ہوا۔ پارا چنار دھماکوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، 2 دھماکوں میں اب جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی اور 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ پارا چنار دھماکوں میں اب جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی ہے، 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ان تمام تر زخمیوں کو پشاور منتقل کرنے کی اور طبی سہولیات کی خاطر کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ایمبولینسز کے ذریعے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے تشویشناک زخمیوں کو پشاور منتقل کیا جا سکے۔ آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، انتہائی افسوسناک واقعہ پارا چنار میں پیش آیا۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، اور اس کے بعد پارا چنار میں یہ وہ مقام جہاں پر بس ٹرمینل بھی نزدیک ہے اور بڑی تعداد میں لوگ عید کے سلسلے میں اپنے گھروں کی روانگی کے لیے یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں اور پھر گھروں کو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں 25 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی میں ڈی جی اے این ایف میجر جنرل مسرت نواز پریس بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بڑی دل جمی سے کام کیا ہے اور پچھلے 1.5 مہینے کے بعد یہ چیزیں انرتھ کر لی گئیں۔ ان دونوں کمیشنز کو ہمارا جو اسپیشل انویسٹیگیشن سیل ہے جس کے ہیڈ جو ہیں لیفٹیننٹ کرنل چیمہ صاحب ہیں، یہ انہوں نے بھی ان کی مدد کی، دونوں کمیشنز کی، اور الٹیمیٹلی ہم نے 14 اریسٹ کیے ہیں، جس میں سے 9 اریسٹ جو ہیں وہ راولپنڈی والے بورڈ آف انکوائری یا کورٹ آف انکوائری نے کیے ہیں اور 5 اریسٹ جو ہیں وہ کراچی نے کیے ہیں۔ یہ جو اریسٹ دونوں ہیں، ان کی دلچسپ بات یہ کہ ان کے تانے بانے بہت پیچھے جا کے آپس میں ملتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ 2 اشخاص کو پنڈی سے پکڑا گیا ہے اور ان کے قبضے سے کچھ منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں، ہیروئن ان پرٹیکولر۔ 1 شخص کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے اور 9 اشخاص کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیٹسٹ اریسٹ جو ہے وہ آج صبح 3:30 بجے کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ جو ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت اینٹی نارکوٹک فورس کی رفلی اسٹرینتھ جو 2900 کے قریب ہے۔ اس نے پچھلے 2 مہینے میں دن رات ایک کر کے نہ صرف انویسٹیگیشنز کی ہیں، نہ صرف تمام ایئرپورٹ پاکستان کے ان میں تمام انٹرنیشنل ایئر فلائٹس کو چیک کیا جن کی تعداد 750 بنتی ہے۔ ان لاسٹ 2 months اینٹی نارکوٹک فورس نے 750 ایئر کرافٹ کو اسکرین کیا ہے۔ ایگزیکٹ فگر 2-3 دن پہلے تک 707 ایئر کرافٹ تھی اور 15 سے 20 فلائٹ انٹرنیشنل ڈیلی ہیں، تو رفلی دس از اراؤنڈ 750۔ اس کے ساتھ ہم نے درجنوں ریڈ کیے ہیں، اس کے ساتھ ہزاروں انٹرسیپٹ جو ان کو اسکرین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد فائنلی وی ور ایبل ٹو میک دیز اریسٹ۔ یہ صرف ہمارا کام نہیں تھا، اس میں تمام وفاقی فیڈرل اداروں نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے، اینڈ بالخصوص میں ISI کا شکریہ ادا کروں گا، بیکاز ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز نہیں تھیں جو انہیں ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ اریسٹ ہیں وہ ان کی مدد کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ PIA کی انتظامیہ نے بھی اس میں بہت کوآپریٹ کیا ہے اور بہت سارے انفارمیشن ہمیں انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔
یہ جو اریسٹ کی گئی ہیں اس میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کے انفارچونیٹلی تمام کے تمام PIA کے امپلائیز یا ایکس امپلائیز تھے. ایک دو بیچ میں ASF کے بھی ایکس امپلائی تھے جس کا کورٹ مارشل ہویا ہوا تھا اور اس کو نکال دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا. میں کوئکلی آپ کے سامنے کچھ نام پڑھتا ہوں. اکبر, یہ ایک جو آج صبح 3 بجے کے قریب اریسٹ کی گئی ہے, یہ PIA کا بیگیج امپلائی تھا. اس کو ڈرگ میں نکال دیا گیا تھا اور یہ جو موجودہ جو 2 DTO ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن ہم نے گراؤنڈ کی ہیں, برسٹ کی ہیں, اس میں یہ ہائی رینکنگ انڈیویجول تھا. اس سب سے آخر میں بڑی مشکل سے ہم نے اس کو پکڑا. I'm sorry. اکبر ایلیس بادشاہ, آپ کو اس کے ہم پراپر ڈاکومنٹس میں آپ کو آئی ول ہینڈ اوور یو, یہ جو تمام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو اس کے بعد ہینڈ اوور بھی کروں گا. اسی طرح ایک اس کا امپورٹنٹ امپلائی تھا PIA کا ہیڈ سویپر اور کلینر پرویز مسیح, اور اس نے اس کو امپلائی کیا. ایک اور اس کے ساتھ شخص تھا جس کا نام ہے سلیم ناطق, اس کو کل ہم نے لاہور سے گرفتار کیا ہے. اس نے اس کو امپلائی کیا اور اس کو رفلی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ پر پیکٹ دیا جاتا تھا. آپ جب اس کی کنفیشن اسٹیٹمنٹ سنیں گے, اٹ واز فلدی منی جو آ رہا تھا. اسی شخص نے پھر آگے 3 مزید سویپرز, سب سویپرز, کلینرز جو ہے وہ امپلائی کر لیے. جو HTV آپریٹرز تھے, مینٹیننس اسٹاف, IT کا اسٹاف, جن کا کام تھا کہ انفارمیشن دیں گے رسپیکٹو کارنرز کے اندر کہ کون سا جہاز کس جگہ کے لیے ٹک ہوا ہے, اور اس کے بعد اس انفارمیشن کے اوپر وہ پورا کا پورا گینگ حرکت میں آتا تھا. تھرو اون اسٹاف یہ منشیات یا اسپیشلی ہیروئن باہر سے ڈسکریٹلی ایئرپورٹ کے اندر لائی جاتی تھی. جو کلینرز ہیں ان کے لاکرز میں رکھی جاتی تھی جہاں پہ ان کا وہ صفائی کا سامان, لیسٹ پرابیبل پلیس. جو گاڑیاں آتی تھیں HTV کی جو باہر سے شٹل آپریٹرز تھے پیسنجرز کے لیے, ان کو دے ور آلسو انوالوڈ. تو ان ٹوٹل یہ 15 کے قریب ہیں, 14 کے قریب ہیں آف ویریس اسٹیچرز. کچھ لوگ بہت لو لیول کے ہیں, کچھ مڈ لیول کے ہیں, اور 1-2 سلائٹلی ہائر لیول کے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے فردر انویسٹیگیشن جب کی جائے گی تو ہم لوگ انشاءاللہ اس ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن تک بھی پہنچ جائیں گے جو اس تمام ڈلیوری کو, کیسز کو, ہیروئن کو, ڈرگس کو UK میں ڈسپوز آف کیا کرتی تھی, یا کینیڈا میں ڈسپوز آف کیا کرتی تھی, یا سعودی عربیہ اور امریکہ, جہاں پر بھی. اس سے زیادہ کی میں انفارمیشن آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ بہت ساری چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں, اور میرا ان کو یہاں پہ بیان کرنا میں بھی انویسٹیگیشن کی راہ کے اندر جو ہے وہ ہرڈ ڈالے. دیٹس آل واٹ آئی ہیڈ ٹو سے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آئی ایم ریڈی. راولپنڈی میں DG ANF میجر جنرل مسرت نواز پریس بریفنگ دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں یوم القدس منایا گیا, ریلیاں نکالی گئیں اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. جمعۃ الوداع کو مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے. کراچی, لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں القدس ریلیاں نکالی گئیں. شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. مقررین کا کہنا تھا کہ فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی. قبلہ اول کو آزاد کرانا ہی تمام مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے.